देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है। रविशंकर प्रसाद जी एक राजनेता की तरह बयान नहीं दे रहे हैं। देश में कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो जनता तय करती है। अगर 2024 में मैंडेट इंडिया गठबंधन को लाने का मिलेगा तो फिर वैकेंसी बन जाएगी। वो राजनेता है ही नहीं है, वो अफसरी केवल वो समय समय पर वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी जी से रविशंकर जी की तुलना, स्वयं की तुलना उन्हें करना अशोभनीय दिखता है। वो कहीं न कहीं मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है, एक वरिष्ठ सांसद और देश की दूसरी बड़ी पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जब वो बोल रहे हैं तो उन्हें अपनी हैसियत का भी अंदाजा रखना चाहिए, जिन्हें केंद्रीय मंत्री पद तक के लायक मोदी जी की सरकार ने नहीं समझा। केंद्र ने लोकसभा चुनाव से पहले वंचित समुदायों को लुभाने के लिए एससी उपवर्गीकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। देखिए, दरअसल जिस वर्ग की स्थितियों की जांच करने के लिए ये सब कमिटीज बनाए गए, उनका कल्याण अगर इस सरकार का उद्देश्य होता तो आरक्षण का जो बिहार मॉडल है उसे वो केंद्र में लागू करते। ये लॉलीपॉप बार बार दिखाने की कोशिश 2024 में गिरती हुई साख जो बीजेपी की है उसको संभालने की एक नाकाम चेष्टा दिखती है। इसके नतीजे सकारात्मक नहीं हो पाएंगे। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई यहां टीएमसी पर हमला कर रही है और बीजेपी को ऑक्सीजन दे रही है। यह काम नहीं करेगा। हम सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को चाहिए जमीनी हकीकत के आधार पर सीट बंटवारे की बात करें, लेकिन वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अंतिम फैसला सीएम ममता बनर्जी। देखिए, गठबंधन राजनीति में कई बार कई प्रश्न असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान से पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचने का खतरा है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निसंदेह इसमें पहल करनी चाहिए, इसलिए कि सीट शेयरिंग समय पर हो और अगर मिलकर हम मजबूती से बंगाल में लड़े तो शायद भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। बाबरी मस्जिद को योजनाबद्ध तरीके से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अवैसी ने यह बात। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ऐसे फैसलों पर टिप्पणी करने से वैसी जैसे नेताओं को बचना चाहिए। और ऐसे में जब वो एक एडवोकेट भी हैं तो निसंदेह वो कानून बेहतर तरीके से समझते हैं। न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ से अगर कोई फैसला हुआ है तो निसंदेह उसका सम्मान सभी पक्षों को करना है। पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव त्रिशंकु विधायिका से निपटने में असमर्थ है और सक्रिय रूप से दल बदल विरोधी और विधायकों सांसदों की खुली खरीद की बुराई को बढ़ावा देगा। एक साथ चुनाव कराने से जो लागत बचाने की कोशिश की जा रही है वह भारत सरकार के वार्षिक बजट का मात्र 0.1% है। देखिए, संसदीय प्रणाली भारत के संविधान की एक बड़ी खूबसूरती है। संघीय ढांचे में एक साथ राज्य और केंद्र सबों के बीच समन्वय हो। समय समय पर कई राज्यों में ऐसी स्थिति भी होती है कि विधानसभा में किसी दल के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होता है और फिर वहां सरकार बदलती है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का कोई औचित्य वहां नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये संसदीय प्रणाली है, ये अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित होकर ये प्रयास हो रहे हैं। मसौदे को अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरह से अव्यवहारिक दिखता है।
कथित घोटाले पर पूछताछ के लिए ईडी झारखंड के सीएम के घर पहुंची हुई है। देखिए, ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है। ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के पहले उन तमाम नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है जिनसे उन्हें किसी भी राज्य में एक बड़ी चुनौती मिल रही है। हेमंत सोरेन निसंदेह झारखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और ऐसे में बीजेपी की वहां दाल नहीं गलने वाली है, तो उन्हें किसी तरीके से परेशान करना है, दबाव बनाना है और उनकी छवि का क्षरण, जो प्राथमिक एजेंडा है बीजेपी का, वो करने की कोशिश है। लेकिन जनता झारखंड में सब कुछ समझ रही है। 2024 के जो नतीजे हैं, बीजेपी को बेहद निराशा झारखंड में होने जा रही है।